नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस में। आइए आपको हम ले चलते हैं एसएसटी की ओर। हमारे पास देखो समय कम है, इसलिए अब हम थोड़ा सी स्पीड में पढ़ाएंगे जिससे कि आपका जल्दी से सब एसएसटी का पेपर तैयार हो जाए। मॉडल पेपर हम 2023 का ले रहे हैं अभी, जो पिछले साल आया हुआ है। हाँ, एक जोक्स आपको सुनाएंगे, एक कॉमेडियन स्टोरी सुनाएंगे। टाइम कब आएगा, हम सब ये सोचते हैं हमारा टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा, लेकिन इसको सुनाएंगे बाद में। सुनने के लिए पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में आपको ये मज़ा आएगा। चलो आओ देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू नहीं है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो बच्चों कौन से हैं? हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है हिंद स्वराज? महात्मा गांधी ने लिखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो आप बताओगे महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन बी सही है। किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। सी नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? महात्मा गांधी, ए, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर अगला, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं जनता का शासन, किसका शासन कहते हैं? जनता का शासन। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जवाब पहले ही हम बोल चुके हैं आपको कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है। तो आप बताइए क्या होगा? जनता। क्या होगा? जनता होगा। अगला चलते हैं। किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? मतलब कौन सा देश है जिसका विभाजन, जिसका अलगाव धर्म और जाति के आधार पर किया गया था? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो बच्चों ऑप्शन ए में बेल्जियम है, ऑप्शन बी में भारत है, ऑप्शन सी में यूगोस्लाविया है और ऑप्शन डी में नीदरलैंड है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसका विभाजन, भारत एक ऐसा देश है जिसका विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? भाई एक योजना बनाई गई थी, एक एजेंडा बनाया गया था 21 में और उसको बोला गया एजेंडा 21। वो किससे संबंधित है? उसका कार्य क्या था? क्या चाहते थे? ऑप्शन ए ओजोन क्षरण से, ऑप्शन बी वैश्विक तापन, सी सतत पोषणीय विकास से। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी वैश्विक तापन बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी सतत पोषणीय विकास से। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से। ये रहे आपके 5 क्वेश्चन। अभी छठवां सातवां पूरा पेपर आज मैं आपको करा दूंगा, आप आगे देखते हैं। तो बच्चों आपके 5 क्वेश्चन जो थोड़े से टफ थे उनको मैंने बोर्ड पर सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख कर किए। अब जो 15 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, एक मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन आया करते हैं बहुविकल्पी। ये मॉडल पेपर 2023 का एफसी है जिसको मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप इसी प्रकार से 10 पेपर मेरे वीडियो के द्वारा याद कर लिए, समझ लिए, तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। हाँ, इसके बाद मैं आप लोगों को मैप का वीडियो भेजूंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप 2 वीडियो से 3 वीडियो देख लिए मैप का, मानचित्र का, तो समझ लीजिए आपका 10 नंबर पक्का। तो आइए मैं क्वेश्चन करता हूँ। प्रश्न है, सुनिए ध्यान से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पहला क्वेश्चन इसमें आया था, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो बताना है आपको। ऑप्शन दे रहा हूँ। 1848, 1848, 1817, 1817, 1789, 1789, 1615, 1615। अब बताइए बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही, 1789। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1789। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्यूसेपे मेस्सीनी का संबंध था। ज्यूसेपे मेस्सीनी का संबंध था, किससे था? इटली के एकीकरण से, इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। अब किस एकीकरण में ज्यूसेपे मेस्सीनी का ज़्यादा योगदान था? पहले इसके पहले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया भी है आप लोगों को, तो आप लोग बता दिए होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर, इटली के एकीकरण से, इटली के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 3, आगे चलते हैं। जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी लुई फिलिप, ऑप्शन डी चर्चिल। तो बताओ बच्चों कौन सा सही है? मेटरनिक, नेपोलियन, लुई फिलिप, चर्चिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है, मेटरनिक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए मेटरनिक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 27 ऑप्शन ए, 28 ऑप्शन बी, 29 ऑप्शन सी, 30 29 ऑप्शन डी। अब बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 27, 28, 29, 30। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही होगा, 28। हमारे भारत में संघीय राज्यों की संख्या जो है 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। कितनी है? 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और आपके संघीय राज्यों की संख्या 28 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। चलो बताओ बच्चों कौन सा सही है? भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, रूस। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए भारत। भारत आपका पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा देश है। कौन? भारत। तो ऑप्शन ए पर टिक करोगे इसमें आप लोग। इसके बाद अब आपके पास आते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है? 21, 22, 18, 15। तो बताओ बच्चों 21 है कि 22 है, 18 है कि 15 है? देखिए कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि उस पे लगा देते हैं, 18 पे लगा देते हैं, जबकि इसका ऑप्शन आपका सही होगा बी 22। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, सकल आय है, तो उसमें से आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ। औसत आय ए, बी राष्ट्रीय आय, सी व्यक्तिगत आय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? औसत आय। क्या होगा? औसत आय होगा। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा
ए नंबर है औसत आय। कौन सा ऑप्शन सही है? औसत आय। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता होगा, ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था आप लोगों को। आप बिना देखे, आप बिना समझे आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझना होगा। द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से सुनिएगा, द्वितीयक क्षेत्रक, आपको मैंने द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में खूब अच्छी तरह से बताया है। द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी खनन क्षेत्रक, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रक, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्रक। तो बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा होगा? प्राथमिक क्षेत्रक होगा, या खनन क्षेत्रक होगा, या औद्योगिक क्षेत्रक होगा, या कृषि क्षेत्रक होगा? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि क्षेत्रक आता है, खनन क्षेत्रक आता है, तो ये तीनों आपके प्राथमिक क्षेत्रक हैं। आपका जो औद्योगिक क्षेत्रक है वह द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। क्या सही है ऑप्शन आपका? औद्योगिक क्षेत्रक। औद्योगिक क्षेत्रक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ध्यान से सुनिएगा। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? मैंने आपको बताया था ना, सेवा क्षेत्रक और किसे कहते हैं। तो सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। अब आपको पता है सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा, ए नंबर है तृतीयक क्षेत्रक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए तृतीयक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। हमारा जो भारत है उसका जो विदेशी व्यापार होता है वो किस रास्ते से ज़्यादा होता है? ध्यान से सुनिएगा, सड़क मार्ग से, विदेशी मतलब विदेशों से व्यापार कैसे होता है? सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो सबसे ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही है, समुद्री मार्ग से। कहाँ से होता है? समुद्री मार्ग से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, समुद्री मार्ग से। हमारे भारत का सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, ये तो हर बार आया करता है लगभग, तो इस बार तो आया ही है। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन ए, फिर से सुनिएगा ध्यान से, 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। चलिए हम बताते हैं, 24 दिसंबर ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो समझ में आया बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? देखो वैसे तो आपको हमने बताया था गुजरात में पाई जाती है, लेकिन गुजरात के अगल बगल जो भी राज्य हैं उसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर गुजरात है तो ठीक है, नहीं है तो उसके अगल बगल के राज्य को देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, जम्मू और कश्मीर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। फिर से सुनिएगा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? काली मृदा गुजरात के अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे सही होगा महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही है? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था?
ग्रीन, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन, क्या नाम है? ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2011। तो इसमें जो ग्रीन इंडिया मिशन है कब आरंभ किया गया था बच्चों? तो 2014 में। कब आरंभ किया गया था? 2014 में। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आरंभ किया गया था, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? अब आपको रबी, खरीफ और जायद तीनों फसल हमने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो अब आपको यहाँ बताना है कि जायद की फसल कौन सी है इनमें से? धान खरीफ की है, गेहूँ रबी की है, चना ये भी रबी की है, तरबूज, तरबूज आपकी कैसी फसल है? जायद की फसल है। तो ऑप्शन इसमें सही होगा डी, तरबूज। हमने आपको बताया था जैसे खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, जो भी है ये सब चीज़ व्यापारिक फसलें, ज़्यादातर वो सब जायद फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज के 2023 एफसी के मॉडल पेपर का। 5 क्वेश्चन पहले करा दिए थे, 14 ये हो गए, एक लास्ट 15, 15 5 20। तो आपके एक पेपर का पूरा बहुविकल्पी तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपको हम जोक्स भी सुनाएंगे एक छोटी सी स्टोरी के रूप में। अपना टाइम कब आएगा? चलिए देखिए, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है फास्फेट, नमक जिसको लवण भी बोलते हैं, सी नंबर है जस्ता, डी नंबर है ग्रेफाइट। फिर से सुनिए, ऑप्शन ए फास्फेट, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो आग्नेय चट्टानों में जो पाया जाने वाला खनिज है वो है जस्ता। कौन सा है? जस्ता। कौन सा है? जस्ता है। तो प्यारे दोस्तों देख लीजिए, आपके आज 20 क्वेश्चन तैयार करा दिए हैं। आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। इन 20 क्वेश्चन में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो इस बार के भी बोर्ड पेपर में निश्चित रूप से आएंगे। चलिए अब आपको हम सुना रहे हैं स्टोरी थोड़ा से, जो आपको कहे थे कि अपना टाइम कब आएगा। तो ध्यान से सुनिए, इसलिए टाइम के इंतजार मत करिए, टाइम कब आएगा पहले ध्यान सुनिए। एक गांव था, उस गांव में 2 बुजुर्ग रहते थे। दोनों 60 साल के ऊपर के हो गए थे। दोनों आपस में बैठे थे, जैसे शाम के हर गांव में बैठा करते हैं, तो दोनों आपस में बैठे थे, बैठे कर बातें कर रहे थे। और एक दूसरे से कहता है कि ये बताओ यार, लोग कहते हैं कि अपना भी टाइम आएगा, लेकिन आज तक तो अपना टाइम आया ही नहीं है। दूसरा कहता है सही बात है भाई, जब हम 12 साल के थे तो लगता था कि अपना टाइम आएगा, फिर 18 साल के हो गए तब भी एक आस थी कि यार चलो अपना टाइम आएगा, लेकिन फिर भी टाइम आया नहीं। जब 40 के पार हो गए तब भी सोचते थे कि अपना टाइम आएगा, लेकिन अपना टाइम तो आया ही नहीं। अब तो 60 के पार हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब अपने काम में लग गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा टाइम आया नहीं है। तो दूसरा कहता है सही बात है भाई, टाइम तो नहीं आया है। अचानक उसी समय एक बुजुर्ग के सीने में दर्द उठता है, बड़ा तेज दर्द होने लगता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं और फिर डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर कहता है भाई ऐसा करिए कि रिश्तेदारों को बुलवा लीजिए, सब लोगों को, अब इनका टाइम आ गया है। तो प्यारे दोस्तों टाइम तो सबका आता है, इसलिए टाइम का इंतज़ार मत करिए, आप लोग मेहनत करिए, मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए और अपने रिजल्ट पर ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद।